हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हार हो या जीत हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए और आपके माँ बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक बब्बर शेर को पाला है। आ जाओ मैदान में दोस्तों, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, भंडारे में आप सभी का स्वागत है। जिससे जितना लपेटा जाए उतना लपेट लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास मैं आपसे फिर कह रहा हूं लगभग 90% सवाल वो होंगे जो आप दोस्तों मेरे द्वारा पहली बार पढ़ाए जाएंगे। और मेरे दोस्तों, आपने सुबह एनटीपीसी का एग्जाम देख लिया हो तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, शिद्दत से की गई मेहनत हमेशा परीक्षा को नस्ते नाबूद करती है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। सभी आ जाओ, अपनी अपनी चप्पल संभाल के रखना भाई साहब। आज का भंडारा सीधे परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाला है। अनिल कुमार, आरती, धर्मेंद्र, रमेश, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आइए मेरे दोस्तों आरंभ करते हैं, लेकिन सबसे पहले नींबू मिर्ची लेकर आनी पड़ेगी दोस्तों, किसी की नजर ना लग जाए अपने परिवार को। आइए रसगुल्लो, ताबड़तोड़ श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव और अब की बार सीधा परीक्षा पर वार करना है। उस मां बाप के सपने को पूरा करना है जिसने दोस्तों पसीना बहाकर हमें पढ़ाया है और उसके पसीने की हर बूंद का हिसाब हमें चुकता करना है। आइए, ये सभी बातें आज की क्लास में शामिल की गई हैं। पंचवर्षीय योजनाएं मेरे दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, आप पंचवर्षीय योजनाओं का रायता आज फैलने वाला है। चलिए रसगुल्लो, जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाओ। सही समय का इंतजार मत करो, हर समय को मेरे दोस्तों सही बना दो। क्या हर समय को सही बना दो। और मैं फिर कह रहा हूं, वक्त आपका भी आएगा, वक्त हमारा भी आएगा दोस्तों। और अगर नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे। क्या घसीट कर लाएंगे। सभी साथी जुड़ चुके हो तो मैं आरंभ करता हूं आज की क्लास को। हर सवाल दोस्तों अगले 1.5 घंटे जो भी मेरे साथ लाइव जुड़ने वाला है वो आनंद के साथ 1.5 घंटे बिता ले। मैं वादा करता हूं आपसे, स्टैटिक जीके पर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होने वाला है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक बाला जहां तक जाए। आइए दोस्तों, अब की बार परीक्षा की खोपड़ी को नस्ते नाबूद करना है। कितने रसगुल्ले मेरे साथ में जुड़ चुके हैं तो आरंभ करूं मेरे दोस्तों। देखिए 50,000 का आंकड़ा, कंपटीशन देख रहे हो मेरे दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो कंपटीशन है जो आपको मजबूत करेगा फौलाद की तरह। लीजिए आरंभ करता हूं दोस्तों। भंडारे में आप सभी का स्वागत है और एक बार बांके बिहारी लाल की जय बोल दो जिससे मैं आरंभ करूं। तुम अपना काम करना रिकॉर्ड का, मैं अपना करूंगा दोस्तों नस्ते नाबूद का। आइए आरंभ करते हैं। महाप्रयाण किस महापुरुष का समाधि स्थल है? पहला ही सवाल दोस्तों, महाप्रयाण ये किस महापुरुष का समाधि स्थल है? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोरारजी देसाई दोस्तों, अभय घाट कौन सा है? अभय घाट जो है यह है मोरारजी देसाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यह है दोस्तों लिखना चेत्रा भूमि। क्या है? चेत्रा भूमि। और लाल बहादुर शास्त्री मेरे दोस्तों, बहादुर जो होते हैं उन्हीं की विजय होती है तो विजय घाट। अगर पूछ ले राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले स्थायी अध्यक्ष मेरे दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछे इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक किसकी है रसगुल्लो? ये पुस्तक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ध्यान रखना, महाप्रयाण किसका है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद का है महाप्रयाण। आगे देखिएगा, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? स्टार लगा लो, सीधा पेपर में छपेगा दोस्तों। एसिड रेन। कोई भी एग्जाम दे लेना, एनटीपीसी पटवार दोस्तों
रीट कोई भी एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा दोस्तों सीधा छपता है पेपर के अंदर। देखिए अम्लीय वर्षा अगर आपसे पूछ ले इसमें कौन कौन से एसिड होते हैं, तो एक होता है HNO3 और एक होता है दोस्तों H2SO4, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। और इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक। इसे कहते हैं दोस्तों गंधक का तेजाब। किसका? गंधक का तेजाब। अगर तुमसे पूछ ले, अगर तुमसे पूछे अम्लीय वर्षा को दूसरा नाम क्या है, तो लिख लो इमारतों का कुष्ठ रोग। सीधा पेपर में आता है इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना ये कहते हैं अम्लीय वर्षा। अगर आपसे पूछ ले इसकी पीएच कितनी होती है, तो इसकी पीएच जो है दोस्तों ये होती है 5 से 5.5 के बीच में। रक्त की पीएच कितनी होती है, सीधा सवाल है पेपर की दृष्टि से कतई जहर दोस्तों 7.4। रक्त की पीएच हमेशा 7.4 ही होती है। लिखिएगा जो ब्लड है दोस्तों इसका जो पीएच मान है ये हमेशा 7.4 होता है। सीधा पेपर में आता है, छाप देना। अगर तुमसे पूछ ले इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ना, ये दोस्तों तुम्हारे पेट में, क्या तुम्हारे पेट के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख लो HCl। ये दोस्तों अमाशय स्टोमक में होता है और प्रोटीन के पाचन में दोस्तों, क्या प्रोटीन के पाचन के लिए माहौल तैयार करता है। HCl प्रोटीन के पाचन के लिए माहौल तैयार करता है। दूसरा सवाल है, हर सवाल दोस्तों चुन चुन कर लाया हूं, कसम से बता रहा हूं आपको, इतनी मेहनत जितनी इस क्लास में लगी है ना आज तक किसी क्लास में नहीं लगी। जिम्मेदारियां अधिक है तो मेरे दोस्तों हमें मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? बजट का माहौल चल रहा है रसगुल्लो, हलवा समारोह हो चुका है, 1 फरवरी को बजट आने वाला है। ये चारों की चारों समितियां कहीं ना कहीं तुमसे टकराएंगी। क्या तुमसे टकराएंगी चारों समितियां? देखिए कस्तूरी रंगन समिति दोस्तों नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई है? ये आइए दोस्तों लिख लेना, कस्तूरी रंगन समिति। एकवर्थ कमेटी दोस्तों रेल बजट को आम बजट से अलग किसने किया? तो ये किया मेरे दोस्तों, लिख लो एकवर्थ कमेटी ने। विवेक देवरॉय समिति ने दोस्तों इन्हें वापस मिला दिया। क्या वापस किसने मिलाया पूछ ले, तो वापस मिलाया विवेक देवरॉय समिति। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शिव रमन समिति, इसके द्वारा नाबार्ड की स्थापना होती है दोस्तों। और नाबार्ड बताइए कब स्थापित हुआ? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। छापिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और माय डियर रसगुल्ला हेड कौन है? गोविंद चिंतालू इसके वर्तमान में हेड है। जिन्हें भी लगता है ना कि अब की बार मुझे उस पड़ोसी को बताना है जिसने कहा था कि तुझसे ना हो पाएगा, उन सभी को इस क्लास में जोड़ लो दोस्तों। ये वो क्लास है जो केवल और केवल संघर्ष के बलबूते चलाई जा रही है। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर हो गया दोस्तों एकवर्थ कमीशन। ये कब आई थी? 1924। कब आई थी? 1924। पिछला रिकॉर्ड तो हम तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे दोस्तों? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ने वाले है भी नहीं। तुम तो लग जाओ अपने काम में, मुझे अपना काम करने दो। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लिख लो, सीधा सवाल है पेपर में छपने वाला। 10% का नियम दोस्तों ये प्रस्तुत किया है लिंडेमान ने। किसने किया है? लिंडेमान का नियम है 10% का नियम। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों हमेशा एक दिशा में होता है। नोट करके रखना, एक दिशीय प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का स्रोत कौन होता है दोस्तों? तो हमेशा सूर्य होता है। कौन होता है? जो सन है ये ऊर्जा का सोर्स होता है। आइए करते हैं
पोस्टमार्टम। ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों? यह है ग्रेगर जॉन मेंडल। कहां पर इन्होंने अपने परीक्षण किए थे? मटर के पौधे पर दोस्तों परीक्षण किए थे। लिंडेमान, तो इसका आंसर हो गया। मेंडलीफ अगर आपसे पूछ ले आवर्त सारणी किसने पेश की दोस्तों? मेंडलीफ ने की थी। किस पर आधारित थी? परमाणु भार, एटॉमिक मास पर आधारित थी यह आवर्त सारणी। और मोजले भाई साहब, आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है? मोजले की है दोस्तों। और यह किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वही सवाल तुम्हारे बीच में लाऊंगा आज, जो सीधा सीधा दोस्तों तुम्हें परीक्षा में पास करा सके, तुम्हारे मां बाप का सपना पूरा कर सके। ज्ञान बांटना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य सीधा परीक्षा की खोपड़ी का छेद करना है। तो ध्यान रखना, आंसर हो गया दोस्तों इसका लिंडेमान। कितना परसेंट जाता है पेपर में? यह पूछता है दोस्तों 10% जाता है, इसे जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन, वेद त्रयी है, 3 वेद की पूछिए दोस्तों। वेद त्रयी में कौन शामिल है? तो याद रखना टोटल 4 वेद हैं। इनके बारे में दो चार बातें जान लो। ऋग्वेद है दोस्तों, एक होता है सामवेद, एक होता है यजुर्वेद और एक होता है अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। इन तीनों को कहते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है ऋग्वेद। 4-5 बातें बता रहा हूं, छाप के रखना। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वो है ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। कितने दोस्तों? 10 मंडल। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले इसके तीसरे मंडल में किसका जिक्र है? गायत्री मंत्र का जिक्र है। किसका दोस्तों? गायत्री मंत्र का जिक्र तीसरे मंडल में। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो इसका 10वां मंडल है, इसमें पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त। और इस पुरुष सूक्त में दोस्तों शुद्र वर्ण का वर्णन है। यह भी छाप के रखना, शुद्ध वर्ण का वर्णन। 4 जो वर्ण है वो किसके अंदर है? पुरुष सूक्त के अंदर है दोस्तों। और यह 10वां है। कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में तांबे को क्या कहा गया है? यह सीधा पेपर आया है एसएससी के अंदर। ऋग्वेद में तांबे को क्या कहा गया है? तो लिख लेना, आयस कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? आयस जो है वो तांबे को कहते हैं। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। अथर्ववेद दोस्तों जादू टोना वाला जो वेद है, ये ध्यान रखना, यह है अथर्ववेद। क्या है? जादू टोना वाला वेद। एक सवाल बताओ, वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ये किस महापुरुष ने कहा था? बताइए, वेदों की ओर लौटो। इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, वेद त्रयी दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब देखिए ये 4 झील है तुम्हारे सामने। इन चारों में से कोई ना कोई पेपर में घूम घूम कर आएगी। ज्योग्राफी के 5-6 सवाल लाया हूं दोस्तों, वो 5 वर्ल्ड ज्योग्राफी को नस्ते नाबूद कर देंगे। आइए, बिल्कुल बुलाऊंगा, चिंता मत करो दोस्तों। कितने रसगुल्ले आ चुके हैं मैदान में? एक बार बता दे। क्या बात है, 85,000। आज तो दोस्तों मतलब यूट्यूब पे जो गर्मी है ना बहुत तेज हो गई है। दयानंद सरस्वती लिख लो, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती रसगुल्लो। और ध्यान रखना, दयानंद सरस्वती ने कौन सी किताब? सत्यार्थ प्रकाश किताब। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश जो किताब है दोस्तों, ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। टिटिकाका झील रसगुल्लो अगर आपसे पूछ ले कहां पर है? दक्षिण अमेरिका। याद करो, टिटिकाका झील दोस्तों सीधा सवाल पूछेगा, पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका। याद कीजिए दोस्तों, यहीं से नील नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा इसी नदी पर से गुजरती है। कौन सी रेखा दोस्तों? भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है। बेकाल झील दोस्तों ये गलत है, एशिया के अंदर है बेकाल झील, रूस के अंदर। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील। और सुपीरियर झील आप जानते हो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों सुपीरियर झील। और ये लौह इस्पात के लिए फेमस है। अगर तुमसे पूछ ले
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विनिपेग झील कहां पर है? जो बताएगा उसको मेरी तरफ से भंडारे में एक रसगुल्ला एक्स्ट्रा। विनिपेग झील रसगुल्लो ये कहां पर स्थित है? बताओ कमेंट बॉक्स में, विनिपेग झील कहां पर स्थित है? चारों की चारों झील पेपर के लिए कतई जहर है, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं दोस्तों। चारों झील महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। सबसे गहरी कौन सी है? बेकाल। और दोस्तों विनिपेग झील कनाडा के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर है। विनिपेग जो झील है लिख लो, कनाडा के अंदर है दोस्तों विनिपेग झील। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी भी दोस्तों ये भी विनिपेग है। ये सवाल जो है ना ये सीधा सीधा दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए बनाया गया। सुनना, अलास्का और यूरोप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तुमने जो जो कहा ना मैं वो लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन सबसे जरूरी है। किसके लिए? मेरे परिवार के लिए सबसे जरूरी तुम्हारा सिलेक्शन है। और अब की बार में दोस्तों जब तक सिलेक्शन करा ना दूंगा तब तक तो दोस्तों सांस लेने वाला नहीं हूं। देखिए, अगर 4 जल संधि तुम्हारे सामने, पहले मैं फोटो में दिखा दूं दोस्तों ये चारों जल संधि कहां कहां पर है। एक जल संधि है यहां पर रसगुल्लो, इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ये पेपर में पूछ लिया है एनटीपीसी में बेरिंग जल संधि के बारे में। अलास्का और यूरोप, अलास्का और दोस्तों यूरोप, इन दोनों को अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। यहां पर स्थित है पनामा जल संधि, ये भी एनटीपीसी ने पूछ लिया। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग कौन करता है दोस्तों? जोड़ने का काम करता है पनामा जल संधि। अब की बार जो पूछेगा उस पर नोट करो जिब्राल्टर दोस्तों। भूमध्य सागर की कुंजी क्या है? तो भूमध्य सागर की जो कुंजी है यह है जिब्राल्टर। नोट कर लेना, यह पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी है। और अगर आपसे पूछे मलक्का जल संधि दोस्तों तो नोट करना, ये मलक्का जो है ये सुमात्रा और किसके बीच में है? सुमात्रा और मलेशिया के बीच में है दोस्तों मलक्का जल संधि। पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना उसको नोट कर लो। बेरिंग दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं आपको, जिब्राल्टर जल संधि लिख लो। भूमध्य सागर की कुंजी क्या है? तो भूमध्य सागर की जो कुंजी है ना यह है जिब्राल्टर जल संधि। अब देखिए, अलास्का और यूरोप को कौन अलग करता है दोस्तों? ये करता है बेरिंग जल संधि। सीधा सवाल पूछा जा चुका है, बेरिंग जल संधि अलास्का और यूरोप को अलग करता है। क्या बात है रसगुल्लो, बिल्कुल ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है। बताओ भाई साहब, जीरो आवर का संबंध किससे है? याद करो, जब दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन है, तो महात्मा गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जितने भी नेता हैं उन्हें बंद कर देंगे जेल के अंदर। उसके लिए जो दोस्तों ऑपरेशन स्टार्ट किया गया अंग्रेजों के द्वारा उसे कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। ये रात को 12 बजे स्टार्ट हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1944 को 1942 को स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे दोस्तों? इसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को दोस्तों यह आंदोलन हुआ। पंचवर्षीय योजनाएं अभी लेकर आऊंगा दोस्तों, गवर्नर जनरल, पंचवर्षीय योजनाएं, जल प्रपात भारत के सब लेकर आऊंगा। बस तुम तो जब तक मैं लेकर आऊं ना तब तक मेरे दोस्तों सभी को तुम्हें जोड़ना है। और हां, जो इतिहास हमने रचा था ना उस इतिहास को तोड़कर वापस इतिहास रचना है। यही तो मेरे परिवार की दोस्तों शक्ति है। क्या? यही तो मेरे परिवार की शक्ति है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों ये करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे। इनको लिखना, विनोबा भावे दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति। और इन्हीं के द्वारा एक आंदोलन स्टार्ट होता है, भूदान आंदोलन। कौन सा? भूदान आंदोलन। यह भी अच्छा सवाल है, छाप के रखना। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में स्टार्ट हुआ और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। और माय डियर रसगुल्ला ध्यान रखना,
असहयोग आंदोलन के बाद में 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी घटना के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आगे देखिएगा, ये लीजिए दोस्तों, भुआ और फूफा जी भंडारे में आ चुके हैं। क्या भुआ भी आ चुके हैं दोस्तों, फूफा जी भी भंडारे में आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहां की थी? देखिए बड़ी महत्वपूर्ण पार्टी है स्वराज पार्टी। अगर आपसे पूछे कब स्थापना होती है दोस्तों, एनटीपीसी जो पहला शिफ्ट था ना, उसके हर शिफ्ट में 5-6 बार एक क्वेश्चन आया स्वराज पार्टी के बारे में। तुम छाप लो, स्वराज पार्टी 1923 की पार्टी है रसगुल्लो, किसके द्वारा स्थापित होती है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित होती है। चित्तरंजन दास को कौन सी उपाधि मिली? दीन बंधु की। इसे भी नोट कर लो रसगुल्ला, दीन बंधु की उपाधि किसके पास थी दोस्तों? चित्तरंजन दास के पास। और जो स्वराज पार्टी है ना, इसकी स्थापना कहां होती है? इलाहाबाद। इसका नया नाम क्या है? प्रयागराज। कौन है दोस्तों? संगम की धरती प्रयागराज। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छाप के रखना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? लगाओ स्टार दोस्तों, यह भी एक नया सवाल है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चुन चुन कर सवाल लाया हूं जिससे तुम्हारी तैयारी मजबूत हो सके, तुम औरों से आगे निकल सको। अगर पसीना बहा सको ना, तो तुम सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार के अंदर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों, डेट लाइन पूछ रहा है। अब देखना, अगर तुमसे पूछे समय का निर्धारण कहां से होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा से समय का निर्धारण होता है। इसे कहते हैं दोस्तों ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। कहां से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। कहां से दोस्तों? लंदन से गुजरती है ग्रीनविच रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत की दोस्तों समय रेखा है। क्या भारत की जो मानक समय रेखा है यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और रसगुल्लो ये कहां से निकलती है? नैनी या फिर दोस्तों इलाहाबाद, नैनी या फिर प्रयागराज, यहां से निकलती है ये रेखा। किस किस राज्य से निकलती है? सीधा सवाल है दोस्तों, किस किस राज्य से निकलती है? तो राज्य का नाम लिख लो, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लिखो, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। क्या उड़ा? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से बन गया आंध्र प्रदेश, में से बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश, छाता से बना छत्तीसगढ़, ऊपर से बना दोस्तों, ऊपर से बन गया उत्तर प्रदेश, और उड़ा से बन गया ओडिशा। इन सभी से गुजरती है कौन सी रेखा दोस्तों? भारत की मानक समय रेखा। और 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब ये वो रेखा है जहां पर दोस्तों डेट बदलती है। क्या डेट बदल जाती है? वो रेखा कौन सी है? वो रेखा है दोस्तों, नोट कर लो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तुम कौन सा याद रखोगे? तुम तो दोस्तों अपनी 82.5 डिग्री याद रख लेना, अपने घर का माल है। क्या अपने घर का माल है? हाँ सर, बुलाओ किनको? बब्बर शेर को बुलाओ। कितने हो चुके हैं कितने हो चुके हैं दोस्तों बब्बर शेर? अभी तो 1 लाख हुए। 1,21,000 वाला पुराना रिकॉर्ड है रसगुल्लो, उससे पहले कैसे बुलाऊं? क्या नहीं बुला सकता दोस्तों? सभी को जोड़ो, अच्छे क्वेश्चन है, आज लेवल बढ़िया है क्वेश्चन का। लूनर कास्टिक क्या है? याद करो दोस्तों, लूनर कास्टिक का मतलब है AgNO3। लिख लेना, AgNO3 को बोलते हैं लूनर कास्टिक। इसका उपयोग कहां करते हैं? अरे चुनाव में वोट डालने गए हो ना, तो वोट डालते समय दोस्तों जो इंक होती है, जो स्याही होती है, वो होती है लूनर कास्टिक। कॉपर सल्फेट, अरे मेरे नीला थोता, कॉपर सल्फेट है नीला थोता। लिखना,
कॉपर सल्फेट। पूछ सकता है सीधा पेपर में NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। माय डियर रसगुल्ला, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अगर आपसे पूछ ले, इसे बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं धोने का सोडा। क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। और एक नाम ध्यान रखना, CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों। अरे मेरे भुजे हुए चूनो, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आने दो पेपर में दोस्तों, हम भी अगर दौड़ा दौड़ा के ना मारा तो हम भी फूल पत्ती वाले जवान नहीं। तो आंसर क्या है इसका? बिल्कुल दोस्तों AgNO3। 101 का कन्यादान हो गया। अभी तो शुरुआत है दोस्तों। क्या? अभी तो शुरुआत है। अभी तो पंचवर्षीय योजनाओं का रायता फैलना बाकी है। देखिए असुमेलित पहचानिए दोस्तों, 4 आपके सामने चोटी है, इनके सामने दोस्तों क्या लिखे हुए? महाद्वीप लिखे हुए हैं। इस सवाल का उद्देश्य है प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको समझा दो। माउंट अल्ब्रुज ये यूरोप की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। माउंट अल्ब्रुज कहां की? यूरोप की। माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका दोस्तों, इसी का पुराना नाम क्या है? माउंट मैकिन्ले। क्या नाम है? माउंट मैकिन्ले। माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका। माउंट विंसम, हां गई भैंस पानी में, ऑस्ट्रेलिया नहीं अंटार्कटिका। क्या दोस्तों? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया में है माउंट कोसियस्को। क्या है दोस्तों? माउंट कोसियस्को। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जितने भी महाद्वीप हैं उनकी जो महत्वपूर्ण दोस्तों चोटियां है ना, उनको तुम्हें एक बार में करा देता हूं। क्या? एक बार में करा दूं। पेपर में जब आए ना, आज पेपर में आया माउंट किलिमंजारो। सोच कर देखो दोस्तों कितना लड्डू सवाल था। माउंट किलिमंजारो पेपर में आया था। और याद करो, हां लौंग द लस्कारा बेबी तेरी जान से प्यारा। आइए रसगुल्लो देखिए, आपको दिखा देता हूं। माउंट अल्ब्रुज यूरोप में हो गई, डेनाली उत्तरी अमेरिका। अगर पूछ ले आपसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है तो लिख लेना माउंट किलिमंजारो। आज के ही पेपर में आया दोस्तों, किसके अंदर? आज ही NTPC के पेपर में छपा है। अगर पूछ ले आपसे ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है तो ये हो गई माउंट कोसियस्को दोस्तों। और अगर पूछे आपसे एशिया की कौन सी है तो लिख लेना एशिया की हो गई एवरेस्ट। कौन सी है दोस्तों? एशिया की हो गई है एवरेस्ट। सभी के सभी ध्यान रखना। तुम मुझसे पूछोगे पेपर में कौन सी आएगी तो किलिमंजारो जो है ना दोस्तों, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? ये देखिए एक और बेहतरीन सवाल, वो सभी सवाल लाया हूं जो अभी तक दोस्तों मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाए। उद्देश्य साफ है कि जब तुम मुझे 1.5 घंटा दे रहे हो तो मैं उस 1.5 घंटे में पेपर का गर्दा उड़ा सकूं। अब देखिए जब इतनी दूर आ चुके हैं ना दोस्तों, तो मंजिल अब दूर नहीं है। कितने रसगुल्ले मेरे साथ में? एक बार देखिए, अब दोस्तों हम वहां पहुंच चुके हैं जहां हम वापस नहीं आ सकते। अब तो मंजिल को दोस्तों नस्ते नाबूद करना पड़ेगा। देखिए 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शक संवत चलाया किसने? कुषाण शासक कनिष्क ने। इसे ही राष्ट्रीय संवत कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संवत। ये विक्रम संवत कब चला दोस्तों? ये चला 57 ईसा पूर्व। कब चला? 57 ईसा पूर्व। उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य दोस्तों, ये उज्जैन के शासक थे, इनके समय चलाया गया। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों शक संवत 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में चला है। कौन सा? शक संवत। और तीसरा है दोस्तों गुप्त संवत 319 में। कब है? 319 ईस्वी में चलाया गया
गुप्त संगत चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखना, कोई ना कोई पेपर में टकराएगा दोस्तों, और अगर तुमसे टकरा गया ना तो भाई साहब उसकी खैर नहीं। क्या उसकी खैर नहीं दोस्तों, तीनों की तीनों सवाल छाप के रखना। क्या तीनों सवाल छाप के रखना, अच्छे सवाल है दोस्तों। तो शक संवत 78 ईस्वी में कुषाण शासक के द्वारा चलाया गया। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देखिए शेख मुजीबुर रहमान, अरे अपनी तो दोस्तों शेख हसीना जुल्फों वाली है ना, उसके जो पापा जी है, जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुम दोस्तों शेख हसीना का हाथ मांगने किसके पास जाओगे? शेख मुजीबुर रहमान के पास जाओगे। इनका निपटारा हो चुका है। क्या निपटारा हो चुका है दोस्तों। यह है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, लिखना बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति है दोस्तों। और सबसे बढ़िया सवाल इनके पास दोस्तों, इन्हें कहते हैं बंधु, दीन बंधु नहीं। देखिए मैंने इसीलिए सवाल दिया है, देश बंधु दोस्तों कहते हैं चित्तरंजन दास। किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? 1927। तो ध्यान रखना 1923 दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी इलाहाबाद में स्थापना होती है। शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं बंधु। क्या बोलते हैं? बंधु कहते हैं। स्वामी विवेकानंद सुबह ही पढ़ाया था। इनको दोस्तों किसने दिया ये नाम? ये नाम दिया खेतड़ी के राजा अजीत सिंह। किसने दिया है? खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान के जो राजा हैं अजीत सिंह, इनके द्वारा ये नाम दिया गया। और अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह दोस्तों महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? बारदोली सत्याग्रह महिलाओं के द्वारा ये दिया गया। किसको दोस्तों? नोट कर लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास इसका सही आंसर हो गया। मैं आपको बताऊं इस क्लास में मेरी कितनी मेहनत लगी, तो लगभग 8 घंटे की मेहनत है जो तुम्हारे सामने 1.5 घंटे में पेश करने वाला हूं। अगर तुम्हें लगे ना कि मैंने इस क्लास में मेहनत की है दोस्तों, तो सभी को इस क्लास को पहुंचा दो, क्योंकि जब मैं दोबारा लेकर आऊं इस मेहनत को, आज ही ऐलान करूंगा दोस्तों अगली बार कब तुम्हारे बीच में आने वाला हूं। लेकिन रसगुल्लो मेरी भी एक शर्त है और तुम समझ चुके हो वो कौन सी है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास सही आंसर है। असुमेलित पहचानिए, 4 राजधानी है, 4 देश हैं। इसमें मैंने इसलिए पूछा है दोस्तों कि ये चारों के चारों देश वर्तमान में चर्चा का विषय हैं। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो चिली की राजधानी है। बिल्कुल सही बात है। कोप 25 जो हुआ है दोस्तों, ये कहां पर हुआ है? स्पेन के अंदर हुआ है। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता की है चिली ने। किसने की है दोस्तों? चिली ने की है। क्यूबा राजधानी हवाना, देखिए क्यूबा जो है इसे कहते हैं चीनी का कटोरा। क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा दोस्तों क्यूबा को कहते हैं। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान। भाई साहब सही बात है, खार्तूम के अंदर ही ब्लू नील, कौन सी दोस्तों? ब्लू नील और व्हाइट नील आपस में मिलती है। किसके अंदर? खार्तूम के अंदर। अस्ताना कजाकिस्तान। रसगुल्लो अस्ताना का नया नाम क्या हो चुका है? अस्ताना का नया नाम है दोस्तों, लिख लो नूर सुल्तान। क्या नाम है? नूर सुल्तान हो चुका है अस्ताना का नया नाम। और कजाकिस्तान दोस्तों नोट कर लो, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। तो आंसर क्या है दोस्तों? ये नूर सुल्तान नहीं, अस्ताना नहीं है, ये क्या है? नूर सुल्तान। तो नई राजधानी क्या है दोस्तों? नई राजधानी बन चुकी है नूर सुल्तान। क्या? नूर सुल्तान नई राजधानी बन चुकी है। सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ। नहीं मेरे लाडलो, हमें सिलेक्शन चाहिए, औरों से आगे निकलना है। तुम जब इस क्लास को दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे साथ 1.5 घंटे तक दोस्तों बने रहो। ये वादा है तुमसे कि 1.5 घंटे में तुम्हें सब कुछ यहीं पर याद कराने वाला हूं। लेकिन भाई साहब फिर कह रहा हूं, बाद में मौका नहीं मिलेगा क्लास को देखने का। अभी मौका है, देखना है जिसको दोस्तों, भंडारे में जिसको आना है
आ जाओ। असुमेलित पहचानिए, इस पर लगा लो स्टार। एक ना एक प्रश्न दोस्तों इससे टपकने वाला है 100%। क्या 100% टपकेगा इस क्वेश्चन से कोई ना कोई सवाल। देखिए 2023 क्रिकेट विश्व कप कहां पर होगा? यह होगा दोस्तों भारत के अंदर। बिल्कुल सही बात है। 2019 का कहां पर हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और जीता कौन? जीता मेरे दोस्तों खुद इंग्लैंड। कौन जीता है? इंग्लैंड ही इसको जीता। एशियन गेम्स 2022 हांगझो चीन के अंदर होगा। बिल्कुल सही बात है। और 2018 में कहां हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कहां दोस्तों? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। सही बात है। 2018 वाला कहां हुआ था? गोल्ड कोस्ट के अंदर हुआ था। लेकिन मेरे दोस्तों 2021 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप यह भी भारत में होगा। कहां पर होगा? भारत में होगा, दक्षिण अफ्रीका में नहीं होगा। पहला T20 वर्ल्ड कप दोस्तों कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लिखना, पहला T20 वर्ल्ड कप रसगुल्ला दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और यह वर्ल्ड कप किसने जीता था? अरे अपने भारत ने जीता। किसने दोस्तों? भारत इस वर्ल्ड कप का विजेता था। कौन था? विजेता था मेरे दोस्तों भारत इस वर्ल्ड कप का। देखिए 4 तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन भाई साहब इतने पर छोड़ दूंगा ना तो भाई साहब मेहनत जो है वो शर्म आ जाएगी मेहनत को। अभी तो और बाकी है दोस्तों। ये 4 तो तुम्हें बता दिए, अब 3-4 और हैं, ये भी तुम्हें बता दूं। कितने रसगुल्ले हैं मैदान में? रसगुल्लो देखिए। अरे यार तुम एक बार सभी को शेयर करो। क्या अब एक बार सभी को शेयर करो, जब दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारे सामने आएंगे। इतना तो कर सकते हो ना? अगर कर सकते हो तो कर लो रसगुल्लो, एक बार सभी तक पहुंचा दो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर है। ये गलत है। क्या है? गलत है। अब देखना, तुमसे अगर मैं पूछूं दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है फीफा वर्ल्ड कप। मैं लिख देता हूं यहां पर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां होगा? इस पर नोट लगा लो, कतर दोहा में होगा। कहां होगा? कतर दोहा में होगा। और 2018 का दोस्तों ये कहां हुआ है? लिख लो, ये हुआ है रूस के अंदर। जीता कौन है? जीता है दोस्तों इसको फ्रांस। कौन जीता है? फ्रांस इसको जीत गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। ओलंपिक की बात करो रसगुल्लो, ओलंपिक सन 2021 में कहां पर होंगे? टोक्यो के अंदर होंगे। कहां पर? टोक्यो। लेकिन सन 2024 में कहां होंगे दोस्तों? ये होंगे, लिखना, पेरिस के अंदर। कहां होंगे? पेरिस के अंदर होंगे सन 2024 के अंदर ओलंपिक। और सन 2016 के कहां पर हुए थे? रियो के अंदर हुए थे सन 2016 के। आइए रसगुल्लो असंगत पहचानिए। देखिए फिर तुम्हारे सामने 1 2 3 4 बोध संगतियां हैं। ये हर पेपर में दोस्तों कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। 4 बोध संगतियां, 4 उसके स्थान हैं। अब देखिए असंगत कौन सा है? पहली बोध संगति राजगृह में होती है। किसके समय? अजात शत्रु के समय होती है। यह सही बात है दोस्तों। सेकंड बोध संगति वैशाली में होती है। बिल्कुल सही है। तीसरी बोध संगति पाटलिपुत्र में होती है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन सही है। लेकिन चौथी बोध संगति सारनाथ में नहीं हुई थी, यह हुई थी कुंडलवन। कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और मैंने आपसे कहा था ना इस बोध संगति के अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है दोस्तों। और उपाध्यक्ष कौन है? अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसी के अंदर हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के 2 भाग बन गए दोस्तों। इसी के अंदर, किसके अंदर? चौथी बौद्ध संगति के अंदर बन गए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो रसगुल्लो अगर तुमसे पूछ ले चौथी बौद्ध संगति सबसे महत्वपूर्ण है, अगर पूछे कहां पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर के अंदर। वसुमित्र ध्यान रखना है, अश्वघोष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हीनयान और महायान में इसका विभाजन हो गया। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में लागू हुआ? यह दोस्तों वायसराय था लिटन। कौन था? लिटन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। अब आएगा क्या? अब आएगा दोस्तों झंडू
बाम सीरीज। कौन सी? झंडू बाम सीरीज आएगी। और ये जो सीरीज है ना, ये दोस्तों धुआं धुआं करेगी। एक नंबर इस सीरीज से 100% लेके जाना आज की क्लास से। क्या? आज की क्लास से लेकर जाना। सर आपकी तबीयत खराब है क्या? तुम्हारा प्यार देख के दोस्तों तबीयत को हो गई क्या? तबीयत को हवा लग चुकी है? कोई तबीयत खराब नहीं है, तुम्हारा प्यार इतना है रसगुल्लो, दिल गार्डन करने वाला। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आपसे पूछे, ये लिटन के समय आया था। लिटन मेरे दोस्तों आपको पता है संगीत के क्षेत्र में क्या बोलते हैं इसको? ओविन मेरिडियम किसको कहते हैं दोस्तों? ये भी ध्यान रखना, लिटन को कहते हैं ओविन मेरिडियम। अगर आपसे पूछ ले ये जो लिटन है रसगुल्लो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में लेकर आया। और पहला अकाल आयोग, स्ट्रेची आयोग दोस्तों, ये किसके कार्यकाल में बनता है? ये भी लिटन के कार्यकाल में बनता है। इसका नाम है अकाल आयोग। क्या नाम है? अकाल आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका सही हो गया, लिटन मेरे दोस्तों। अब आइए मेरे साथ। क्या? अब आओ रसगुल्लो मेरे साथ में। ये देखिए रसगुल्ला तुम्हारे सामने है और आ जाओ झंडू बाम सीरीज। कौन सी? झंडू बाम सीरीज। और ये पसंद आए ना तुम्हें तो भाई साहब जो रह चुके उनको बाद में नहीं दिखने वाली ये क्लास, जो रह चुके हैं उनको कह दो आ जाओ फटाफट मैदान में। ये मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, ये तुम्हारे लिए है दोस्तों, केवल और केवल तुम्हारे लिए। अगर इस सीरीज को प्यार मिला ना तो वापस आऊंगा तुम्हारे बीच में नया दोस्तों तूफान लेकर। देखिए क्लाइव की बात करूं दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो झंडू बाम क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है दोस्तों? क्लाइव है। अगर आपसे पूछे वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी के समय कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। किसका दोस्तों? प्लासी का युद्ध 1757 में किसके समय हुआ था? ये हुआ था दोस्तों क्लाइव के समय। अगला क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग्स स्टार लगाओ दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था मेरे दोस्तों गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछ ले रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया रसगुल्लो? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये आया था मेरे दोस्तों किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? क्लाइव ने लगाया था। हटाया किसने था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया। तो ध्यान रखना बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये ध्यान रखना आप, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिएगा वेलेस्ली, ये झंडू बाम जो है सहायक संधि मेरे दोस्तों किसने की थी? वेलेस्ली ने की थी। इससे पहले एक नाम और है कॉर्नवालिस, इस पर लगा दो स्टार रसगुल्लो। अगर आपसे पूछे सिविल सेवा का जनक कौन है तो यह है कॉर्नवालिस। अगर आपसे पूछे पुलिस का जनक कौन है दोस्तों, यह भी कॉर्नवालिस है। पुलिस का जनक हो गया, सिविल सेवा का जनक हो गया, सबकी सब रसगुल्लो। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ये भी कॉर्नवालिस की। किसकी है? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस की। वेलेस्ली सहायक संधि सही आंसर है। विलियम बेंटिक रसगुल्लो छाप के रखना, भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वो है रसगुल्लो विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त किसने किया दोस्तों? सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया विलियम बेंटिक ने। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। डलहौजी रसगुल्लो ध्यान रखना, डलहौजी झंडू बाम के समय क्या था? पहली बात तो पहली ट्रेन चलती है 1853 में दोस्तों, कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में। डलहौजी के समय ही मेरे दोस्तों नोट कर लो, इसी के समय व्यपगत सिद्धांत हड़पने की जो नीति है रसगुल्लो, ये किसके द्वारा आती है? डलहौजी के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वुड डिस्पैच 1854 में दोस्तों नोट करना, ये शिक्षा में मैग्ना कार्टा है। वुड डिस्पैच जो डलहौजी के समय
आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैनिंग। कैनिंग भारत का पहला वायसराय, क्या कैनिंग जो है दोस्तों यह है भारत का पहला वायसराय। और लिख लो 1857 की जो क्रांति है इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन वायसराय था तो ये था कैनिंग भाई साहब। कौन? कैनिंग। लिटन की बात हो ही चुकी है, रिपन स्टार लगा के नोट करना। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? यह है दोस्तों कौन है? यह है रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा रिपन के बारे में दोस्तों, लिख लीजिए आप। अगर आपसे पूछे दशकीय आधार पर जनगणना कहां से स्टार्ट होती है तो यह होती है दोस्तों 1881 में रिपन के काल से। लेकिन माय डियर रसगुल्ला अगर पूछे जनगणना कब स्टार्ट हुई 1872 में मेयो के काल में जनगणना स्टार्ट हो गई। लेकिन दशकीय आधार पर जनगणना ये स्टार्ट होती है दोस्तों 1881 में। रिपन के कार्यकाल में, क्या रिपन के कार्यकाल में एक विवाद होता है, इलवाइट बिल विवाद। क्या नाम है? इलवाइट बिल विवाद मेरे दोस्तों। ये भी किसके कार्यकाल में होता है? ये भी रिपन के कार्यकाल में होता है। आज की जो क्लास है ना, जब दोस्तों तुम पेपर देने जाओगे ना तो ये क्लास जो है तुम्हें याद आएगी कि तुमने मेहनत की थी, तुमने पसीना बहाया था मेरे साथ मिलकर के, तभी मेरे दोस्तों ये मंजर आया है। क्या ये मंजर आया है कि तुम सब मेरे साथ लाइव आकर के पेपर को नस्ते नाबूद कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करजन दोस्तों। करजन पूछे आपसे 1905 बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? ये करजन के कार्यकाल में होता है 1905 का बंगाल विभाजन। चेम्सफोर्ड नोट लगाओ दोस्तों। अगर पूछे रोलेट एक्ट के समय कौन मेरे दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल था, वो था रोलेट एक्ट के समय वायसराय था चेम्सफोर्ड, और ये 1919 में आता है। चेम्सफोर्ड ही मेरे दोस्तों लिख लेना। असहयोग आंदोलन इस समय कौन था? ये भी दोस्तों चेम्सफोर्ड था। लिनलिथगो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या भारत छोड़ो आंदोलन इसमें कौन था मेरे दोस्तों? इसमें वायसराय था लिनलिथगो। स्टार लगा लो, छाप लो इन दोनों क्वेश्चन को। अगर तुमसे पूछ ले चेम्सफोर्ड दोस्तों ये किस कौन से समय था? चेम्सफोर्ड एक तो रोलेट एक्ट में, एक असहयोग आंदोलन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी कौन है रसगुल्लो? यही तो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी मेरे दोस्तों तो भी कौन था वायसराय? तो भी था चेम्सफोर्ड। और लिनलिथगो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। डफरिन अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस की जब स्थापना होती है उस समय कौन था दोस्तों? उस समय था डफरिन। कौन था? डफरिन। और माउंटबेटन दोस्तों, हां माउंटबेटन 3 जून की योजना। और हमें दोस्तों स्वतंत्रता के समय कौन था? ये था माउंटबेटन। ये जो झंडू बाम था ना, इसको झंडू बाम दोस्तों इसलिए कहा है मैंने, हर दर्द का इलाज है झंडू बाम। मैं फिर कह रहा हूं, बाबू सोना को छोड़ दो भाई साहब, 1 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ दो, केवल मेरे साथ दोस्तों दिल लगाकर पढ़ लो। क्या एक बार दिल लगा करके अगले 1 घंटे तक मेरे साथ पढ़ लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं स्टैटिक जीके तुम्हारी दोस्तों फौलाद की तरह मजबूत होगी। किसकी तरह? फौलाद की तरह मजबूत होगी। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। क्या? जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। और हमें जीतना है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को, हमें अंततः जीतना है। आइए रसगुल्लो अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी मैंने बताया आपको चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। और ये नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को होता है। और आप जानते हो हंटर आयोग का संबंध किससे दोस्तों? इसी नरसंहार से संबंध है हंटर आयोग का। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष होती है? 1923 में होती है। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में करते हैं। अब
अब देखिए बहु उद्देश्य, मैंने कहा था ना जल प्रपात तुम्हारे बीच में आने वाले, क्या जल प्रपात जो है वो तुम्हारे बीच में आने वाले। सर बब्बर शेर को बुलाओ रसगुल्लो, पढ़ लो चुपचाप, क्या चुपचाप पढ़ लो दोस्तों। आज उद्देश्य क्या है, आज एक उद्देश्य है कि तुम्हें दोस्तों ढंग से पढ़ा सकूं, मन लगाकर पढ़ा सकूं। इसलिए जिसको भी पढ़ना है ना मेरे दोस्तों, वो मेरे साथ में जुड़ा रहे। अगले 1 घंटे, क्या अगले 1 घंटे सर मुर्दे में जान फूंक दो। अरे तुम तो मेरी जान हो, क्या तुम तो मेरी जान हो। और अब की बार मिलकर दोस्तों परीक्षा को नस्ते नाबूद करना है। देखिए बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? स्टार लगा लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर। और अगला फोटो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगा। और देखिए दोस्तों, हाँ शेख हसीना जुल्फों वाली भंडारे में आ चुकी है, क्या भंडारे में आ चुकी है दोस्तों शेख हसीना जुल्फों वाली। आइए रसगुल्लो अब दिखाता हूं आपको लल्लन टॉप बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। 4-5 परियोजनाएं पढ़ा रहा हूं जो हर पेपर की दृष्टि से कतई जहर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। छाप के रखना दोस्तों, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। छोटा नागपुर पठार के अंदर है दोस्तों। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और इसे दोस्तों भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं, काला प्रदेश कहते हैं। किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है दोस्तों काला प्रदेश या फिर रूर क्षेत्र। ये रूर स्थान विश्व में कहां पर स्थित है? जर्मनी के अंदर स्थित है। कहां पर? जर्मनी के अंदर है दोस्तों रूर स्थान, और इसी से इसका नाम पड़ गया। हुगली की सहायक नदी है कौन सी? दामोदर नदी। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर है। चंबल नदी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, इस पर स्टार लगा लो राजस्थान वालों। चंबल नदी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश में, लेकिन ध्यान रखना ये बहती राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जो परियोजना है ना वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में रसगुल्लो, और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान के अंदर है। कहां पर? राजस्थान के अंदर। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश और ये दोनों मेरे दोस्तों राजस्थान के अंदर। नागार्जुन सागर परियोजना, बस ध्यान रखना कृष्णा नदी के ऊपर है नागार्जुन सागर परियोजना। झेलम नदी पर कौन से दोस्तों? तुलबुल और उरी परियोजना जो है ये दोनों की दोनों किस पर है? झेलम नदी पर है तुलबुल और उरी परियोजना। चेनाब नदी पर कौन से रसगुल्लो? दुलहस्ती और बगलीहार। कौन है? दुलहस्ती और बगलीहार परियोजना ये चेनाब नदी पर है। और जायकवाड़ परियोजना गोदावरी नदी पर है जो महाराष्ट्र के अंदर है। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक के पास त्रियंबकम के पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। मैं फिर कह रहा हूं रसगुल्लो, ये वो सारी चीजें हैं ना जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं टकराने वाली हैं। मेरा उद्देश्य बब्बर शेर को नहीं बुलाऊंगा, क्या आज नहीं बुलाऊंगा दोस्तों बब्बर शेर को। तुम्हें पढ़ना है ना मेरे साथ में, आराम से पढ़ते जाओ, क्या पढ़ते जाओ दोस्तों। आज हमें पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है। तुम संख्या बढ़ाओ, क्या तुम संख्या बढ़ाओ रसगुल्लो। हाँ देखो, गांधी जी ने किसे काला कानून कहा है? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों ये क्या है? यह है काला कानून, 1919 का है। इसे दोस्तों ना अपील ना दलील का कानून कहते हैं। क्या? ना अपील ना दलील का कानून। अगर पूछे हंटर आयोग जलियांवाला
बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों कौन सा आयोग बना था? हंटर आयोग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर लिटन के कार्यकाल में आता है। जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट दोस्तों ये दोनों की दोनों चैम्सफोर्ड के समय होते हैं। कब? चैम्सफोर्ड के समय होते हैं। तो काला कानून कह सकते हो या फिर दोस्तों ना अपील ना दलील का कानून, सबकी सब रोलेट एक्ट है। कौन सा है? रोलेट एक्ट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे मेरे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो ये है दोस्तों गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके कौन है? इनके हैं महादेव गोविंद रनाडे। कौन है? महादेव गोविंद रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक दोस्तों सोसाइटी की स्थापना होती है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसने स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की। आगे देखिए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे अधिक बार दोस्तों अध्यक्ष कौन रहे? सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रहे। कौन? दादा भाई नौरोजी। और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो सबसे पहले किसने की है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी ये दोस्तों दोनों की पत्रिका किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। आइए दोस्तों लाल कुर्ती दल का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है? स्टार लगा लो, छाप लो मेरे दोस्तों। पहला पहला प्यार कौन सा है? लाल कुर्ती दल। पहला पहला प्यार। देखिएगा लाल कुर्ती दल में दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे कहते हैं सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी भी इसे कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ज्योतिबा फुले दोस्तों सत्य शोधक समाज। क्या है? सत्य शोधक जो समाज है ये स्थापना होती है ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के अंदर। एनी विसेंट रसगुल्लो अगर आपसे पूछे होम रूल लीग मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? एनी विसेंट ने। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये भी दोस्तों एनी विसेंट है। अगर आपसे पूछ ले न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों की दोनों किसकी पत्रिका है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों पत्रिका दोस्तों एनी विसेंट की है। तो आंसर हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। दो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नहीं थे फिर भी उन्हें कौन सा अवार्ड मिलता है दोस्तों? उन्हें अवार्ड मिला मेरे रसगुल्लो। कौन सा वाला? वो अवार्ड था भारत रत्न पुरस्कार। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी, एक है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। इन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए मेरे दोस्तों आपके सामने काजू कतली। क्या? काजू कतली मतलब भंडारे में कोई दोस्तों कमी ना हो। क्या? भंडारे में कोई कमी ना हो। तुम यार 1 लाख लोग हो। क्या? 1 लाख लोग हो दोस्तों। भंडारा भी बड़ा होना चाहिए। क्या? बड़ा होना चाहिए। उठाओ अपनी अपनी काजू कतलियां। क्या? अपनी अपनी काजू कतलियां उठा लो और आ जाओ दोबारा दोस्तों मैदान के अंदर। पंचवर्षीय योजनाओं का रायता आज का मेरा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट दोस्तों, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे क्लासिक पार्ट दोस्तों यह है पंचवर्षीय योजनाओं का रायता। जितने रसगुल्ले हो सकते हैं ना अब मेरे साथ में आ जाओ। पंचवर्षीय योजना के 10 सवाल कराऊंगा। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के हाथ मत लगाना। क्या? हाथ मत लगाना दोस्तों। ये 10 सवाल तुम्हें पंचवर्षीय योजना का निपटारा कर देंगे। तो पंचवर्षीय योजना का निपटारा तुम्हारे सामने है, रायता तुम्हारे सामने। तुमने कहा था ना, तो दोस्तों मैंने भी अपनी बात पूरी की। क्या? मैंने अपनी बात पूरी की और तुम्हारे सामने ये पंचवर्षीय योजनाओं का रायता फैलाने जा रहा हूं। अब तुम समेट लेना रायता मैं फैलाने जा रहा हूं। आइए रसगुल्लो देखिएगा।
पहला सवाल पंचवर्षीय योजना, 10 सवाल होंगे, 10 की 10 गर्दा उड़ाने वाले सवाल होंगे। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हैरड डोमर पर। अब सुनना इसका पोस्टमार्टम, हैरड डोमर मॉडल पर आधारित है। कब लॉन्च होती है? 1951 से 1956 के बीच में लॉन्च होती है। किस पर बल दिया गया? कृषि के ऊपर बल दिया गया। अगर पूछे इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा हुआ? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, लिख लेना, यही पेपर में आता है दोस्तों। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है दोस्तों, इनके बारे में कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात की गई है? वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात की गई। कब स्टार्ट होती है? 1956 से 1961 के बीच में। किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अब पूछ ले अगर तुमसे, क्या दोस्तों इसमें सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? इसमें बल दिया गया है उद्योग के ऊपर। किसके ऊपर? उद्योग के ऊपर इसमें बल दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, बताओ किस समिति की सिफारिश पर आती है? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और रसगुल्लो कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट होती है राजस्थान के नागौर से। कहां से? राजस्थान के नागौर से। और देखिए सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में। तो अपने आप दोस्तों ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो अपने आप इसके अंदर आ गई। आज सर आप करना क्या चाहते हो? आज मेरे दोस्तों मैं अपनी ताकत दिखाने जा रहा हूं, जो मेरा जो कंटेंट है ना उसकी ताकत तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। मेरा देखिए दोस्तों, मैं एक चीज को 10 बार पढ़ाऊंगा, उसे तुम्हें याद कराकर छोड़ूंगा, लेकिन जब वो पेपर में आएगी ना तो तुम दोस्तों हंसते हंसते उसको नस्ते नाबूद कर दोगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम मेरे दोस्तों पेपर में आए हुए सवालों को नस्ते नाबूद कर सको। पड़ोसी जो पूछे उसको तुम मत बताना दोस्तों। पड़ोसी ध्यान रखना, पड़ोसी तो चाहता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। इस पड़ोसी को इसकी औकात दिखाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो ध्यान रखना, दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो लिख लेना बोकारो। और ये बोकारो दोस्तों कहां पर है? झारखंड के अंदर है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 प्लांट लगते हैं। एक है दुर्गापुरा रसगुल्लो, जो कि कहां लगता है? जो लगता है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा लगता है दोस्तों, लिखिएगा भिलाई। ये भिलाई कहां लगता है? छत्तीसगढ़ के अंदर लगता है भिलाई। और तीसरा लगता है दोस्तों, नोट कीजिएगा, वो है हमारा कौन सा? दुर्गापुरा, भिलाई। और एक लगता है मेरे दोस्तों दुर्गापुरा किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया। भिलाई मेरे रसगुल्लो लिख लेना, ये लगाया किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और राउरकेला जर्मनी के अंदर लगा है दोस्तों। राउरकेला ओडिशा के अंदर लगा है जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। चारों के चारों सवाल नोट कर लो, छाप लो, जो तुम्हें करना है कर लो, जैसे तुम्हें याद हो कर लो। ये सवाल पेपर के अंदर दोस्तों सीधा सीधा टपकने वाला है। ये चारों के चारों प्लांट, तुम्हारा जो भी एग्जाम हो ना, कोई ना कोई एक प्लांट तुम्हारे लिए दोस्तों निर्णायक साबित होगा। फिर सुन लो, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल उत्तराखंड की सहायता से, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की हेल्प से, बोकारो दोस्तों झारखंड रूस की सहायता से। ये तीनों की तीनों सेकंड 5 ईयर प्लान में, और ये दोस्तों किसमें है? ये ध्यान रखना तीसरे 5 ईयर प्लान में। और इसकी दोस्तों समय अवधि कब से है? 1961 से 1966। अगर पूछ ले चीन का 1962 का युद्ध, पाक दोस्तों नल्ले के साथ 1965 का युद्ध, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना।
वार्षिक योजना या फिर प्लान हॉलिडे, देखिए 3 बार आता है दोस्तों, एक तो 1967, 68 और 69, 3 तो ये वर्ष हो गए। एक लिखिएगा 1979 और 1980 रोलिंग प्लान। क्या है दोस्तों? रोलिंग प्लान। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, एक है 1991 और 1992, ये भी दोस्तों हॉलिडे है। क्या है? हॉलिडे। तो 3 बार मेरे दोस्तों छुट्टी होती है, एक बार तो 1967, 68, 69 में, एक बार 1978, 80 में, एक बार 1991, 1992 के अंदर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बीच वाला रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन बताऊंगा इसके बारे में, देखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दोस्तों इसका कार्यकाल था 1969 से 1974 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, वो है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल होता 1974 से 79, लेकिन दोस्तों 1978 में सरकार पलट गई। इंदिरा गांधी के स्थान पर मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और दोस्तों मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान लागू किया। क्या? रोलिंग प्लान लागू किया। तो ध्यान रखना, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं निभा पाई दोस्तों। और ध्यान रखना, ये 4 साल में ही कोलैप्स हो गई। 4 साल में दोस्तों इसे लैप्स कर दिया। अगले 2 साल 1979 और 1980 में रोलिंग प्लान घोषित किया, जो मैं ऊपर लिख चुका हूं। तो दोस्तों 4 साल रही है कौन सी योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल और केवल 4 साल रही है। सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अधिक ग्रोथ रेट मिलता है। और दोस्तों कब टाइमिंग है? 2007 से 2012 के बीच में। और ध्यान रखना कितनी ग्रोथ रेट थी? 7.9%। ये वो सवाल है ना जिनमें दोस्तों तुम्हें तो 5 मिनट लग रही है इस सवाल को पढ़ने में। क्या? केवल 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरी तो दोस्तों इसमें जान निकल गई। क्या? मेरी जान निकल गई। घोषणा करना आसान है, उस घोषणा को पूरा करना दोस्तों उतना ही मुश्किल है। क्या? उतना ही मुश्किल है। कह तो दिया तुमसे पंचवर्षीय योजनाओं को नस्ते नाबूद करूंगा, लेकिन पसीना टपक गया भाई साहब इन सवालों को निकालने में। लेकिन अंततः अपने परिवार के लिए मैं सफल हुआ दोस्तों, और मैं वो सवाल निकाल कर लेकर आया। तो सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 2012 के बीच में, और 7.9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। क्या? रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। आपसे अगर पूछ ले किसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के बीच में अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये सीधा आरएस में पूछा गया सवाल है, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना आपकी फुल फॉर्म है। नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग तो पहला प्यार है, इतना बेशरम संस्था है दोस्तों, हर बार पेपर में आ जाती है। क्या? इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे। बहिष्कार करते हैं किसका? नीति आयोग का बहिष्कार करते हैं दोस्तों। पढ़ा देता हूं, कहीं पेपर में आई जाए। क्या? कहीं आई जाए रसगुल्लो, तुम मेरे सिर पड़ जाओगे। 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है नीति आयोग की, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और दोस्तों राजीव कुमार भाई साहब इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत जो है मेरे दोस्तों, ये इसके सीईओ हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक व्यय किस पर किया गया है? लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ध्यान रखना, सामाजिक जो सेवा है इस पर सबसे अधिक व्यय किया गया है, जिसमें शिक्षा आता है दोस्तों और स्वास्थ्य आता है। क्या? हेल्थ एजुकेशन जिसके अंदर आते हैं ना, इसमें सबसे अधिक एक्सपेंडिचर जो खर्चा है सबसे अधिक कहां होगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक खर्चा इस
सामाजिक सेवा में होगा। ये वो 10 सवाल थे जो भाई साहब पंचवर्षीय योजना में सीधा सीधा टपकते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंदर मैंने वो 10 सवाल आपको दोस्तों पढ़ा दिए। क्या आपको पढ़ा दिए? 10 के 10 सवाल। सर बिना बाबू सोना के नींद नहीं आएगी, तो मेरा थप्पड़ ले जा, क्या थप्पड़ ले जा सीधा गाल पे, एकदम बढ़िया वाली नींद आएगी। क्या एकदम बढ़िया वाली नींद आएगी। उस दिन सोचो दोस्तों, उस मंजर को सोचो। क्या हाँ, उस मंजर को सोचो मेरे दोस्तों, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम्हारे घर वालों को पता लगेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्या खूबसूरत मंजर होगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या मिलने का मजा भी आएगा। मतलब उस दिन दोस्तों, उस दिन मैं वादा करता हूं तुम्हें उस दिन भी नींद नहीं आएगी। क्या उस दिन भी नींद नहीं आएगी। उस दिन की नींद नहीं आने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ मेहनत कर लो रसगुल्लो। फिर कह रहा हूं, मैं दिल से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तभी तो दोस्तों शनिवार को रात को 10 बजे तुम्हारे सामने पंचवर्षीय योजनाओं का रायता फैला रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी छुट्टी नहीं होगी भाई साहब, है ना। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान कौन सी बौद्ध संगति में विभाजित हो गया? चौथी बौद्ध संगति में दोस्तों विभाजित हो गया। कुंडलवन कश्मीर में होती है और ध्यान रखना वसुमित्र अध्यक्ष थे और दोस्तों अश्व घोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। निम्न में से किस संगठन में भारत मेंबर नहीं है? ये लीजिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्वेश्चन तुम्हारे बीच में आ चुका है। कौन है दोस्तों जिसमें भारत मेंबर नहीं है? तो नोट कर लेना, भारत मेरे दोस्तों आसियान के अंदर मेंबर नहीं है। किसमें? आसियान में भारत मेंबर नहीं है। किस किस के अंदर है? इन तीनों के अंदर है। आइए करते हैं पोस्टमार्टम। संघाई सहयोग संगठन 1996 में इसकी स्थापना संघाई 5 के रूप में हो चुकी थी। सन 2001 में दोस्तों नोट कीजिएगा, संघाई सहयोग संगठन जो है सन 2001 में इसका नाम हो गया SCO। अगर पूछे हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग के अंदर चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अगर अगला क्वेश्चन पूछे कितने मेंबर है दोस्तों, इसमें 8 मेंबर है। भारत भी शामिल है और नल्ला पाकिस्तान भी मेरे दोस्तों इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, SCO की सन 2020 में जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किसने की है? रूस ने मेरे दोस्तों उसकी अध्यक्षता की है। G20 की बात करूं मेरे दोस्तों, हाँ, केवल बातें बनाने वाला मंच कौन सा है? वो है G20। 1999 में G20 की स्थापना होती है। ध्यान रखना इसका कहीं पर भी हेडक्वार्टर नहीं है, गई भैंस पानी में। अगला क्वेश्चन, G20 में दोस्तों अगर आपसे पूछ ले क्या भारत शामिल है? बिल्कुल शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा G20 की 2020 में बैठक कहां पर होती है? सऊदी अरब के अंदर होती है। कहां पर? सऊदी अरब के अंदर G20 की आपातकालीन बैठक सन 2020 में होती है। और सन 2019 अगर पूछ ले, ओसाका जापान के अंदर। कहां पर? ओसाका जापान के अंदर सन 2019। भारत में कब होगी? तो भारत में दोस्तों नोट कर लो, भारत के अंदर सन 2023 के अंदर होगी। कब होगी? भारत के अंदर। सार्क की बात करूं, किसकी? सार्क की बात करूं मेरे दोस्तों, सर एक बार गजबड़ पानी पर डांस हो जाए क्या? हाँ, सिलेक्शन ले ले क्या? एक बार तू सिलेक्शन ले, फिर तू आ मैदान में, फिर दोस्तों डांस ही करना है। क्या केवल डांस ही करना है? जिसको तुम कह रहे हो ना उसको भी लेकर आऊंगा, पर भाई साहब सिलेक्शन तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। सार्क की बात करो तो ध्यान रखना, दक्षेश कहते हैं मेरे दोस्तों इसको। 15 मिनट रुक जाओ, फिर जो काम करना है ना कर लेना दोस्तों, केवल 15 मिनट रुक जाओ। दक्षेश कहते हैं इसको, लिख लो। काठमांडू नेपाल में इसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है। 8 मेंबर है किसके अंदर? आसियान सार्क के अंदर दोस्तों 8 मेंबर है। अगर मैं बात करूं आसियान की तो ध्यान रखना, आसियान जो है रसगुल्लो छाप लीजिए, आसियान की स्थापना 1967 में होती है। 10 मेंबर है इसके, जकार्ता में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसकी जो बैठक है वो वियतनाम में हुई है। कहां पर हुई है? वियतनाम में इसकी बैठक हुई है। इस फोटो को देखो, मेरा दुख सुनोगे तो
आप भी रो पड़ोगे। क्या मेरा दुख सुनोगे ना तो आप रो पड़ेगा दोस्तों। देखिए भंडारा चल रहा है, क्या भंडारा चल रहा है, अंदर गया तो हलवा खत्म। क्या अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। क्या मतलब दोस्तों सोच के देखिए, अब अगर कोई आएगा तो अंदर आया तो हलवा खत्म हो गया, बाहर गया तो भाई साहब फूल पत्ती वाले क्या ले गए, फूल पत्ती वाले चप्पल भी ले गए। मतलब दोनों तरफ से चोट हो गई। किसके साथ में ये होगी दोस्तों, जो इस क्लास को बाद में देखने की सोच रहे हैं। क्या जो बाद में देखने की जो सोच रहे हैं ना, उनके साथ में यही वाली चोट होने वाली है। अंदर गया हलवा खत्म, बाहर गया चप्पल गायब। आइए रसगुल्लो अगला क्वेश्चन है, शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नोट कर लो, गरसप्पा जलप्रपात दोस्तों ये शरावती नदी पर स्थित है। गरसप्पा कह दूं, जोग वाटरफॉल कह दूं, कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। शिव समुद्रम जलप्रपात बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कावेरी नदी पर। किस पर है? कावेरी नदी पर है, और यह भी कर्नाटक के अंदर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है दोस्तों, और यह लिख लेना मध्य प्रदेश के अंदर है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान वालों रावत भाटा में कौन सा है? चूलिया जलप्रपात राजस्थान रावत भाटा के अंदर है, और नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी नदी का नाम है। तो चारों ध्यान रख लेना, चारों की चारों दोस्तों क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या बड़े इंपॉर्टेंट है चारों की चारों। शरावती नदी पर कौन सा बांध हो गया? गरसप्पा जलप्रपात दोस्तों शरावती नदी के ऊपर है। महात्मा गांधी, जोग वाटरफॉल सब इसी के नाम है ना, सब इसी के नाम है। आ जाओ मेरे दोस्तों, गई भैंस पानी में, आओ डूबे जलप्रपात में। भैंस तो गई पानी में, तुम्हें मैं डुबोता हूं दोस्तों। कहां पर? जलप्रपात के अंदर डुबो देता हूं। महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स इंडिया के, सुन लो, फिर जो काम करना है वो काम कर लेना। महत्वपूर्ण वाटरफॉल्स इंडिया के कौन कौन से हैं तुम्हारे सामने है दोस्तों। देखिए कुंचिकल वाटरफॉल कतई जहर क्वेश्चन है, किस राज्य में है? तो कर्नाटक के अंदर है दोस्तों। कर्नाटक में भी शिमोगा जिले के अंदर। नोट कर लेना, कतई जहर क्वेश्चन है, आने वाला सवाल है पेपर के अंदर दोस्तों। कुंचिकल वाटरफॉल पूछ ले कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। जोग वाटरफॉल दोस्तों ये भी कर्नाटक के अंदर था। नोहाकाली खाई मैंने आपको सुबह पढ़ाया था, मेघालय के अंदर है नोहाकाली खाई वाटरफॉल। हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों ये झारखंड के अंदर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। इसकी नदी ध्यान रखना, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात। गरसप्पा हो ही चुका है दोस्तों, जोग वाटरफॉल कहते हैं, शरावती नदी पर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। शिव समुद्रम दोस्तों ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक के अंदर है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी के ऊपर है, और दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है। चूलिया वाटरफॉल चंबल नदी पर है, राजस्थान रावत भाटा के अंदर स्थित है। फिर देख लीजिए एक बार कुंचिकल, ध्यान रखना सीधा पेपर में आता है दोस्तों। कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक के अंदर है, नोआकाली खाई मेघालय में है, हुंड्रू मेरे दोस्तों झारखंड में है, गरसप्पा कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। शिव समुद्रम ध्यान रखना कावेरी नदी पर, कर्नाटक के अंदर है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है। चूलिया वाटरफॉल दोस्तों ये रावत वाटा के अंदर है, चूलिया वाटरफॉल। बिल्कुल, अरे देख लेना, क्या देख लेना मेरे दोस्तों। राजूरी टीम मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वो नहीं हटाएगी इस वीडियो को, है ना। राजूरी टीम मत हटाना इस वीडियो को, बिल्कुल नहीं हटाएगी दोस्तों। जिसको जितनी बार देखना है ना उतनी बार देख लेना, पर तुम्हें कसम है दोस्तों आराम से देखकर इस वीडियो को पूरी पूरी लिख लेना। क्या पूरी पूरी लिख लेना। मैंने इसलिए तुमसे कहा है दोस्तों, वरना तुम बाबू सोना से बात करते और भाई साहब सोचते कल लिख लेंगे, क्या कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे। अब सोचकर देखिए, तुम मेरे साथ उपस्थित हुए दोस्तों, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और
मैंने तो फिर कहा है तुमसे, मैं आज वही सवाल लेकर आया हूं जो मेरे दोस्तों पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए, तबीयत मेरी बिल्कुल खराब है, लेकिन रसगुल्लों तुम मेरे साथ होना तो मैं परीक्षा को दौड़ाऊंगा। अभी खत्म नहीं करूंगा, अभी 10 मिनट और लूंगा दोस्तों तुम्हारी। निम्न में से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? देखिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोस्तों ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। चूना पत्थर लिख लीजिएगा, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, चूना पत्थर। क्वार्टजाइट जो है ये दोस्तों ध्यान रखना कायांतरित चट्टान के उदाहरण है, क्वार्टजाइट। मेटामॉर्फिक दोस्तों रॉक है कौन सी? क्वार्टजाइट, या फिर इसका नाम कह सकते हैं दोस्तों हम नीस भी कह सकते हैं इसको। क्या नीस भी किसका है? मेटामॉर्फिक का है। सेडिमेंट्री का किसका है दोस्तों? चूना पत्थर सेडिमेंट्री। यही पेपर में पूछता है आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। राजस्थान वालों बताओ ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? देखते हैं कौन कौन राजस्थान वाला बताएगा ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा आपस में कहां पर मिलते हैं? तो ध्यान रखना, पूरा पश्चिम गलियारा दोस्तों पोरबंदर से सिलचर, कहां पर? पोरबंदर से सिलचर के बीच में है पूरा पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा दोस्तों श्रीनगर से कहां तक? कन्याकुमारी तक है उत्तर दक्षिण गलियारा। कहां पर आपस में टकराए दोस्तों? झांसी की रानी, कहां? झांसी के अंदर आपस में टकराए। इसका दोस्तों नेशनल हाईवे कौन सा है? 27। ये कौन सा है? 44। इसमें ध्यान रखना कहीं ना कहीं दोस्तों पेपर में सवाल टकराएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से कहां तक है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा मेरे दोस्तों पोरबंदर से सिलचर के बीच में। क्या? पोरबंदर से सिलचर के बीच में पूर्व पश्चिम गलियारा। श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में यह है उत्तर दक्षिण गलियारा। दोनों के दोनों कहां मिलते हैं? झांसी के अंदर मिलते हैं दोस्तों। ये वाला हाईवे कौन सा है? 27 है रसगुल्लो। और ध्यान रखना मेरी जान, ये वाला जो हाईवे है ना ये 44 हाईवे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये थे ट्रिगवे ली रिगवे। कौन है दोस्तों? ट्रिगवे ली जो रिगवे हैं ये यूएनओ के पहले महासचिव है। यूएनओ की बात करूं, अगर आपसे पूछ ले 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है? यूएनओ की स्थापना। हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। कितने अंग है? 6 इसके अंग है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 9th नंबर का अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से है। बान की मून दोस्तों 8वें नंबर के अध्यक्ष हैं, जो कि साउथ कोरिया से हैं। विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन महासभा में एकमात्र दोस्तों भारतीय अध्यक्ष कौन थी? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। 4 सवाल हैं, चारों में से कोई ना कोई दोस्तों पेपर में टपक सकता है तुम्हारे वाले एग्जाम में। अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या है? पोतन या पोतली जो है दोस्तों ये अस्मक महाजनपद की राजधानी है। अगर आपसे पूछ ले ये जो अस्मक महाजनपद है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो माय डियर रसगुल्ला ये नदी अगर आपसे पूछ ले तो गोदावरी नदी जो है यहां पर स्थित है दोस्तों अस्मक। क्या स्थित है? अस्मक स्थित है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा है? यह है अस्मक है। और राजधानी क्या है इसकी? पोतन या पोतली है। टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं टोटल रसगुल्लो। तो ध्यान रखना टोटल 16 है। अस्मक की राजधानी पोतन या पोतली है। और दोस्तों साउथ इंडिया में कौन है? साउथ इंडिया में मेरे दोस्तों नोट कीजिएगा वो है आपके ध्यान रखना अस्मक महाजनपद। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, कुनैन नामक दवा किस रोग के उपचार में सहायक है? तो मलेरिया के उपचार में दोस्तों कुनैन नामक दवा शामिल है मलेरिया के उपचार में। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर पूछे किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से प्राप्त
प्राप्त होती है? कुनेन। किससे? सिनकोना से प्राप्त होती है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों मलेरिया। और इसके उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? इसके उन्मूलन का लक्ष्य है सन 2030। क्या है दोस्तों? सन 2030। पापा काम पे सोते हैं, अरे याद करो, पापा काम पे सोते हैं, ये इसकी ट्रिक है। क्या? पापा काम पे सोते हैं। तो ध्यान रखना, पायरिया मेरे दोस्तों, क्या? पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस और निद्रा रोग, ये सब की सब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। कौन कौन से? सुनना, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और दोस्तों निद्रा रोग, ये सब की सब किससे होते हैं? ये सब की सब मेरे दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। सोच कर देखिए, आप कहीं और क्लास लोगे ना तो आप क्या बोलते हो? सर थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा तेज पढ़ाओ, धीरे धीरे मत पढ़ाओ। लेकिन यहां पर दोस्तों आप मजबूर हो, क्या? अपना हाथ तेज भगाने के लिए, मेहनत करने के लिए मजबूर हो। और मैं तुम्हें मजबूर करके छोड़ूंगा जब मैं अगली बार आऊंगा ना दोस्तों। अभी सुन लो, नई घोषणा तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों। सुनना मेरी बात को, अब सुनना मेरे रसगुल्लो, क्या घोषणा तुम्हारे लिए। सबसे पहली बात तो, जो बार बार पूछ रहे थे ना कि सर लाइब्रेरी का पेपर कैसे होगा, लाइब्रेरी का सिस्टम क्या होगा, तो माय डियर रसगुल्ला, कल सुबह 9 बजे तैयार होना। क्या? कल सुबह 9 बजे तैयार रहना मेरे दोस्तों। बब्बर शेर खुद आएंगे लाइव और खुद बताएंगे कृष्णा स्वाध्याय केंद्र में कैसे होगा प्रवेश। ये तो तुम जानते हो ना, ये बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों, फ्री लाइब्रेरी है। लेकिन इसके एक प्रवेश की प्रक्रिया है। क्या प्रवेश की प्रक्रिया है? देखिए, संपूर्ण जानकारी कल सुबह 9 बजे निर्मल सर, बब्बर शेर आने वाले। क्या? बब्बर शेर आने वाले दोस्तों कल सुबह 9 बजे। जिन्हें जोधपुर आकर के इस लाइब्रेरी में पढ़ना है ना दोस्तों, वो सुबह 9 बजे तैयार रहना। और मैं तो फिर कह रहा हूं तुमसे, क्या तुम्हारे आसपास कोई भी दोस्तों अगर दिव्यांग भाई है तो उसे सूचित कर देना कि ये उनके लिए रामबाण होगी। ये वो स्थान है जहां पर बैठकर वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उन्हें उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला जो आपको सुबह 9 बजे तैयार रहना है, जिसे भी देखना है ना, सुबह 9 बजे पूरी प्रक्रिया बताएंगे। पेपर कब होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा, पूरी प्रक्रिया आपके सामने बताई जाएगी। इतना मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह क्या है दोस्तों, पूरी तरह ये फ्री डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल का मतलब जानते हो ना, हर दोस्तों हर बेंच पर एक कंप्यूटर है। और मेरे लाडलों, मैंने आपको दिखाया था ये फुली डिजिटल लाइब्रेरी है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कृष्णा स्वाध्याय केंद्र के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि कल सुबह 9 बजे बब्बर शेर खुद लाइव आकर के घोषणा कर देंगे। अगला मेरे दोस्तों, हां ये आज और कल, इसको अब देखिए, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की ना, अब 2 चीजें मैं तुमसे मांग रहा हूं। क्या? 2 चीजें मांग रहा हूं आज की इस मेहनत के बलबूते पर। अगर तुम्हें लगी हो ना कि मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है दोस्तों, चाहे तबीयत खराब थी फिर भी तुम्हारे सामने आया। अब मेरी बात सुनो, 2 चीजें तुमसे मांग रहा हूं। इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना। क्या मत करना दोस्तों? 2 काम कर देना। जिस भी मेरे भाई को या जिस भी मेरी बहन को कोर्स की जरूरत हो, उसे इस दोस्तों उत्कर्ष ऐप के साथ में जरूर जोड़ना है। तुम ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। क्या तुम ही मेरी जान हो। आज और कल दोस्तों 31 जनवरी तक आप सभी को, जिसने भी कोर्स नहीं लिया है और जो चाहता है, फिर कह रहा हूं जो चाहता है ना दोस्तों, वो सभी के सभी 31 जनवरी तक हमारे साथ में जुड़ जाना। क्या हमारे साथ में जुड़ जाना, उत्कर्ष ऐप के साथ में एक बार हमारे साथ मेहनत करके देख लो। अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन ना आए दोस्तों, तो फिर मुझसे सुबह वाली क्लास में जो गालियां तुमको देनी है ना, तुम दे लेना। लेकिन एक बार तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा उत्कर्ष ऐप के अंदर। तो जिसको भी जरूरत है, 1 फरवरी से बब्बर शेर पहले ही बोल चुके हैं, मतलब दोस्तों फीस जो है बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारा दोस्तों मन करे, क्या तुम्हारा मन करे, तो 31 जनवरी तक आपको यह काम करना है। कौन सा कोर्स लेना है?
वो कोर्स आप ले लेना। दूसरा काम जो तुम्हें करना है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक भी कमेंट नहीं चाहिए। क्या? कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों एक भी कमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्ले स्टोर पर। कहां पर? प्ले स्टोर पर कमेंट चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप प्ले स्टोर पर क्यों कहते हो? अरे तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? मेरा परिवार है दोस्तों, बाहरी लोग ऐसे ही उछल कूद करते रहते हैं, मैं अपने परिवार से बात करता हूं, ये दोस्तों ऐसे ही पड़ोसी ऐसे ही शोर मचाता रहता है। तुम्हें एक काम करना है, जो तुम कमेंट दोस्तों इसके नीचे करने वाले हो ना, इससे बढ़िया उत्कर्ष ऐप के बारे में कोई भी कमेंट जो तुम्हें अच्छा लगे ना दोस्तों, जो फीचर्स तुम्हें अच्छा लगे उत्कर्ष ऐप के बारे में, प्ले स्टोर पर जाकर के वो कमेंट करके आना दोस्तों 5 स्टार रेटिंग के साथ। मैं तो तुमसे सीधा बोलता हूं भाई, मैं तो अपने परिवार में जिसको बुरा लगे ना उसको लगे मेरे दोस्तों, सर अरे क्लास नहीं हटेगी, क्लास यूट्यूब पर रहेगी, पीडीएफ उत्कर्ष ऐप में डलवा दूंगा, लेकिन उस उत्कर्ष ऐप जहां पर तुम्हें पीडीएफ मिलने वाली है वहां पर एक काम तो कर सकते हो ना, उत्कर्ष दोस्तों प्ले स्टोर पे जाना, उत्कर्ष ऐप के एक बढ़िया सी रेटिंग देना और उस रेटिंग का जो स्क्रीनशॉट है ना वो हमारे साथ सोशल मीडिया पर शेयर करना। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों तुम्हारा आज रात को। क्या? अभी मैं जाकर के मैं नीचे कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल और केवल दोस्तों प्ले स्टोर पर जाकर उत्कर्ष ऐप के नीचे तुम्हारी रेटिंग को और तुम्हारे कमेंट को पढ़ने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ऐप में कोई कमी नहीं है, कमियां हैं मेरे दोस्तों। क्या? कमियां हैं, लेकिन जब तक तुम इस टीम को सपोर्ट नहीं करोगे तब तक एक बात बताओ दोस्तों, मैं अकेला क्या कर लूंगा? क्या? मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर मेरी टीम मेरे साथ में मेहनत नहीं करेगी। जब तक ये लाइव नहीं कराएंगे दोस्तों राजूरी टीम, तब तक एक बात बताओ, ऐसी क्लास रात को 9 बजे कैसे लेकर आऊंगा? तो ये काम हमें करना पड़ेगा, हमें इस टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। अपना परिवार है, तुम्हें लगे दोस्तों कि अगर मैंने मेहनत की है तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, बढ़िया सी रेटिंग उत्कर्ष ऐप के बारे में लिखिएगा। आज इसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में कुछ मत लिखिएगा। अगली क्लास कब आएगी पहले सुन लो तुम, जनवरी 2021 मेरे दोस्तों तुम हो चुके हो नालायक। क्या? 1 नंबर के नालायक हो चुके हो। जनवरी 2021 इस करंट अफेयर्स का एक ही बार में रिवीजन कौन करेगा? तो भाई साहब हम ही करेंगे। क्या? जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन जल्द ही मेरे दोस्तों एक ही क्लास में तुम्हारे बीच में लाने वाला हूं। अब बताओ आनंद आया या नहीं आया तुम्हारे बिना कहे दोस्तों? क्या तुमने नहीं कहा था फिर भी मैंने कहा, तुम्हारे कहने से फर्क क्या पड़ता है मेरे दोस्तों? परिवार तो मेरा है। क्या? परिवार मेरा है। तुम्हारे घर वाले तो मुझे पकड़ के मारेंगे अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ध्यान रखना, पूरी जनवरी 2021 मेरे दोस्तों खत्म हो चुकी है। इस पूरी जनवरी 2021 करंट अफेयर्स का एक ही बार में निपटारा होगा, भंडारा होगा। क्या? इस जनवरी 2021 का एक ही बार में दोस्तों अगले 2-4 दिनों में भंडारा होने वाला है। एक ही बार में 2 घंटे के अंदर पूरी जनवरी 2021 स्वाहा। क्या? स्वाहा। अब बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये जो नया धमाका है, तुम्हारे बिना पूछे दोस्तों धमाका करने का अलग ही मजा है। क्या? अलग ही मजा है। तो अब बताओ कि ये जो मैं नया लेकर आया हूं तुम्हारे लिए कि पूरी जनवरी 2021 एक ही बार में दोस्तों नस्ते नाबूद कर दी जाएगी। क्या? नस्ते नाबूद कर दी जाएगी पूरी जनवरी 2021। अब बताओ कमेंट्स बॉक्स में मुझे कि हाँ कितने रसगुल्ले हैं भाई मैदान में? अभी कितने रसगुल्ले हैं? राजूरी टीम सो चुकी है मुझे लग रहा है। कितने हैं रसगुल्ले? कल क्लास होगी क्या? कल क्लास नहीं होगी दोस्तों। मैं चाह रहा हूं एक दिन गले को आराम दूं, फिर 1 फरवरी से तुम्हारे बीच में पूरी ताकत के साथ में फिर जुड़ जाऊं। क्या? पूरी ताकत के साथ में 1 फरवरी से वापस जुड़ जाऊं। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा आप,
कल क्लास नहीं होगी क्या? कल क्लास नहीं होगी मेरे दोस्तों। कल सुबह 9 बजे निर्मल सर आएंगे, क्या बब्बर शेर आएगा और कृष्णा स्वाध्याय केंद्र के बारे में तुम्हें बताने वाला है। लेकिन मेरे रसगुल्लो, फिर मैं कह रहा हूं तुमसे कि ये तुमने मुझसे किसी ने नहीं कहा, क्या किसी ने नहीं कहा। बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का कि मेरा परिवार मुझसे आजकल कुछ कह नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है, क्या कुछ मांग नहीं रहा है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी करूंगा दोस्तों। और ध्यान रखना, 2021 जनवरी पूरी का करंट अफेयर्स का रिवीजन एक ही बार में करवा दूंगा। अगले 2-4 दिनों के अंदर बजट आएगा, उस बजट के 10 महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों मैं भी करवाने वाला हूं, सभी काम करवाऊंगा। अब मिलेंगे हम कब? 1 तारीख को मिलेंगे दोस्तों, 1 फरवरी को सुबह 6 बजे अपने मैदान में, अपने जंग में दोस्तों सुबह मिलने वाले। कल आराम कीजिएगा, का कल बिल्कुल आराम कीजिएगा। जो आज मैंने अभी पढ़ाया है ना, उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। अगर तुम्हें लगो मैंने मेहनत की है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक करना चाहो डिसलाइक कर दीजिएगा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लीजिए। पर पढ़ लेना, क्या पढ़ लेना दोस्तों। मेरी मेहनत तब साकार होगी जब तुम्हारे माँ बाप मुझसे कहेंगे कि सर मजा आ गया, हमारा लाडला हमारी लाडली ने हमारा सपना पूरा कर दिया। मैं फिर मिलूंगा आपसे 1 फरवरी को सुबह 6 बजे। और दोस्तों प्ले स्टोर पर जाऊंगा, भी रेटिंग चेक करूंगा, कमेंट चेक करूंगा तुम्हारे कि मेरे परिवार ने क्या लिखा है प्ले स्टोर पर जाकर। कोई समस्या हो इस कमेंट्स बॉक्स में बता देना मेरे दोस्तों, समस्याओं का निपटारा करूंगा, आज नहीं तो कल करने वाला हूं। और फिर ध्यान रखना एक ही बात दोस्तों, अपने माँ बाप से कह देना जाकर के कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मातू सपने बड़े देखना। अब की बार सही परिवार के साथ में हूं तो कुछ करके दिखलाऊंगा, कुछ करके दिखलाऊंगा। तुम सब मेरी जान हो, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना देश की जान है दोस्तों, देश की शान है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।